स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से अध्याय 1 जीवों का विकास। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियाँ हैं और इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है हजारों लाखों में है। सभी लोग जानते हैं कई प्रकार के जो है जीव जंतु हमारे आसपास हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और जो है इनमें से कुछ जीव जंतु को हम जानते हैं, लेकिन कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना ही है, जैसे कि डायनासोर। तो आप सभी लोगों ने कुछ जीव जंतु को जानते हैं, कुछ जीवों को देखा है, कुछ जीवों को हम सभी से परिचित हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो जीव हैं जो क्या हो गए हैं, हम उनका नाम ही सुने हैं, उनको देखे नहीं हैं। और ऐसे जीव जो विलुप्त हो गए हैं उनके अवशेष या जीवाश्म से उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। तो उनका जो होने का पता कैसे चलता है, उनके अवशेषों या जीवाश्मों से, कि उस समय के जीव हैं जो हमारी पृथ्वी पर रहे होंगे। तो इस प्रकार से उनके अवशेषों और जीवाश्मों से पता चल जाता है कि ये जो जीव हैं वो हमारी पृथ्वी पर रहे होंगे। लेकिन ये जो जीव हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण के रूप में आता है डायनासोर। तो डायनासोर का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। पूरे विश्व में नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लेमटा घाट में। तो डायनासोर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और अनेक प्रकार की इनमें पिक्चर वगैरह भी बनाई जा चुकी है, तो आप सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो ये जो डायनासोर है तो उसका नाम सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। और ये जो डायनासोर है पूरे विश्व में जो है पाया जाता था बहुत पुराने समय में। और ये जो है इनका जो अवशेष है वो हमारे भारत में ही कई जगह पर मिला हुआ है। इनका जो अवशेष है वो समय समय पर भी मिलता रहा है, पूरे विश्व में नहीं बल्कि हमारे भारत देश में भी इसका जो अवशेष है वो मिला हुआ है। और जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, तो यहाँ पर जबलपुर के पास जो लमेटा घाट है तो वहाँ पर इसका जो अवशेष है यानी कि डायनासोर का, उसका जो अवशेष है, उनका जो जीवाश्म है वो मिला हुआ है। अलग अलग प्रकार के डायनासोर चित्र में देख सकते हैं। ये जो है 4 पैरों पर चल रहा है, कुछ जो है 2 पैरों पर चल रहे हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर डायनासोर को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जीवन जानवरों का क्या था, राज था। क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी की जो घाटी है, तो उन्हीं के आसपास के इलाकों में इनका क्या था, प्राकृतिक आवास रहा होगा। मतलब यह इन्हीं के आसपास ये जो है क्या करते थे, निवास करते थे। प्राकृतिक आवास बोलने का अर्थ है कि इनका निवास स्थल का क्या था, नर्मदा घाटी के आसपास था। और हमें जो है पृथ्वी पर इनकी जो अलग अलग जगह पर इनके जो अवशेष हैं वो मिल रहे थे। और इससे हमको क्या पता चल रहा था कि ये जो है विविध प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार के थे, जो हमने चित्र में देखा था कि कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ हवा में चलते थे, उड़ते थे, कुछ जो है 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर चलते थे। तो इससे पता चल जाता था कि ये जो है विविध प्रकार के थे। और पृथ्वी पर जो है लगभग 2000 लाख से 600 लाख पहले इनका क्या था, वर्ष पूर्व इन्हीं का क्या था, राज था पूरी पृथ्वी पर। यानी कि ये जो जानवर थे पूरी पृथ्वी पर जो है निवास करते थे, इन्हीं का जो राज है वो पूरी पृथ्वी पर चलता था। एक छोटा सा छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर और बड़ा सा बड़ा डायनासोर जो है 40 मीटर का था। तो देख सकते हैं यदि हम छोटे से छोटे डायनासोर की यदि बात करें तो वो जो है 50 सेंटीमीटर तक ही हो सकता था। और यदि हम बड़े डायनासोर की बात करें तो जो है 40 सेंटीमीटर का होता था। तो बहुत बड़ा और बहुत ही छोटा ही इसका जो ऊंचाई है वो यहाँ पर बताया गया है। इनमें से कुछ मांसाहारी थे, कुछ शाकाहारी। कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर और उड़ने वाला। तो डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें कुछ प्रकार के शैवाल, फर्ण, मांस, साइकल, गिंको, ये जो पौधे हैं वो आज भी पाए जाते हैं।
तो कुछ की ऊंचाई हमने पढ़ी, कुछ की जो छोटे जो डायनासोर होते थे उनकी जो ऊंचाई थी 50 सेंटीमीटर थी, और कुछ जो है 40 मीटर तक के बड़े होते थे। तो और क्या था कि कुछ जो है मांसाहारी थे और कुछ जो है शाकाहारी थे, कुछ जो है पौधे वगैरह को खाते थे तो कुछ जो है जानवरों को खाते थे। तो इस प्रकार से कुछ जो है मांसाहारी होते थे, कुछ जो है शाकाहारी होते थे। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई जो है 2 पैरों पर चलता था, कोई 4 पैरों पर चलता था, और यहाँ तक कि उड़ने वाले भी डायनासोर यहाँ पर होते थे पृथ्वी पर। है कि डायनासोर के समय में अब आ जाता है, डायनासोर का जो बात है वो यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं और थोड़ा कुछ और बातें जान लेते हैं। तो डायनासोर के समय में कई प्रकार के क्या थे, पौधे पाए जाते थे हमारी पृथ्वी पर, और वो जो पौधे हैं वो आज भी पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। और उनमें से कई प्रकार के क्या थे, शैवाल, फर्ण, मांस, साइकस, गिंको। तो अनेक प्रकार के जो पौधे हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते थे डायनासोर के समय में, लेकिन आज भी वो जो है पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी थे, तब तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच भी। तो उस समय जो है चूहे भी होते थे और तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच होते हैं वो भी हुआ करते थे। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के जितने भी हम पक्षी देखते हैं उसको क्या बोला जाता है, डायनासोर का ही छोटा रूप बोला जाता है। मतलब वो जो है डायनासोर की ही तरह क्या है, हवा में उड़ते हैं। तो इससे ये बोला जा सकता है कि डायनासोर भी क्या करते थे, हवा में उड़ते थे। तो इसी को, पक्षियों को, जितने भी पक्षी हैं उसको जो है डायनासोर का छोटा रूप यहाँ पर माना जाता है। और यदि हम बात करते चले जाएं तो इसकी जो सूची है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कुछ जो है छोटे, मतलब उससे डायनासोर के समय में कुछ पौधे पाए जाते थे। तो उनमें से हमने एक पौधा पढ़ा था, गिंको। तो ये जो गिंको पौधा होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है, और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वस्त होने के बाद यह पहला पनपने वाला सजीव यही था। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दिखा गया है। तो यही है गिंको का जो पेड़ है वो। और जब जो है ये जो गिंको का पेड़ है वो डायनासोर के समय का है, मतलब जब डायनासोर हुआ करते थे हमारी पृथ्वी पर, तब से ये जो गिंको नामक जो पेड़ है वो आज भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। और जब हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वस्त हो गया था, सभी लोग जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु जो बम गिराया गया था, तो इसी को बोला गया है कि सब कुछ क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। फिर भी उसके बाद ये जो है पनपने वाला पहला सजीव यही था, कौन, गिंको नामक पेड़। तो आप सभी लोग यहाँ पर जान चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनासोर के खत्म होते ही विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। अब जैसे ही डायनासोर का क्या होता है, अंत होता है, डायनासोर जो है पृथ्वी पर से समाप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी, मतलब हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों और अन्य जीवों की संख्या जो है, मतलब हाथी और जितने भी जीव हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है डायनासोर के खत्म होते ही। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। बोला क्या गया है कि वर्तमान समय में, वर्तमान युग में डायनासोर के युग के कुछ जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रजातियां हैं वो तो पाई जाती है, लेकिन डायनासोर जो है नहीं पाए जाते। बोलने का अर्थ ये है कि डायनासोर के समय में जो जीव जो है पाए जाते थे वो तो आज भी पाए जाते हैं, और उनकी जो प्रजातियां हैं वो आज भी पाई जाती है हमारी पृथ्वी पर, लेकिन ये जो डायनासोर है वो अब नहीं पाए जाते। तो यही यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। पहले मनुष्य नहीं थे, हाथी नहीं थे। ये जो जीव हैं वो डायनासोर के खत्म होने के बाद जो है आए हैं पृथ्वी पर। तो इसी को यहाँ पर बोला गया था कि मनुष्य और हाथी जैसे जो जीव हैं, जो प्रजातियां हैं, वो डायनासोर के युग में नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। तो चलिए पढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतवास अध्याय में यह जाना था कि किसी भी जीव के लिए आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ण होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। तो ये पढ़ थे हमने पिछली कक्षाओं में। अब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जीवों का विकास होता है, उनका आवास और उनका प्रभाव जो है पड़ता है। तो हम जो है
यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और कुछ तेज़ी से घट रहे हैं। तो आज हम देख सकते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, कि कुछ जो प्रजातियां हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। और कुछ की जो प्रजातियां हैं, कुछ जीवों की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे घट रही है। और ये जो है कुछ कुछ की तो समाप्ति के ही कगार पर है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। तो पहले भी बताया कि अब जो है बाघों को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो है बनाए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो प्रजातियां हैं उनको बचाया जा सके। तो इस प्रकार से जितने भी अनेक प्रकार के जीवों का जो प्रजातियां हैं वो क्या हो गई है, विलुप्त होने के कगार पर है। और कुछ की जो प्रजातियां हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है। ऐसे ही बाज, सोन चिरैया तथा अन्य जीवों के साथ भी है। साथ ही साथ जो बाज हैं, जो सोन चिरैया हैं और जो कुछ कुछ अन्य जीव हैं, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनकी जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होने के कगार पर है। ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य की संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिससे जो है क्या हो रहा है कि संसाधनों की कमी होने लगी है। मनुष्यों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो संसाधन है उनकी जो कमी है वो हमको हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेज़ी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी तेज़ी से बढ़ते होंगे? तो ये जो है आपके लिए सवाल है कि यदि कोई भी जीव की संख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या उतना ही मात्रा में जो खाद्य संसाधन है वो भी बढ़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बल्कि क्या होगा कि जैसे जैसे संख्या में वृद्धि होती जाएगी, जो खाद्य संसाधन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी को यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में बोला गया था। यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। और ये जो ग्राफ है सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति की जीवों की संख्या में वृद्धि और उनके लिए खाद्य संसाधन की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ दिया गया है कि देख सकते हैं, ये जो है पहले नंबर का जो अ नंबर का ग्राफ है वो जो है खाद्य संसाधन की मात्रा पर है और दूसरा जो है जनसंख्या पर है। तो देख सकते हैं जनसंख्या जो है लगातार लगातार जो है बढ़ती है और यहाँ पर ये जो खाद्य संसाधन है वो एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो खाद्य संसाधन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी को यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से सब जीव जो है मर जाएंगे, जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या माना कि यदि अचानक से जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गई, बढ़ने लगेगी, तो जो खाद्य संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा सबके लिए। मतलब जो खाद्य वस्तुएं हैं वो सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसी को यहाँ पर बोला गया था कि यदि जनसंख्या में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो तो सबके लिए खाद्य संसाधन उपस्थित नहीं हो पाएगा, उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और जो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, परस्पर क्या हो जाएगी, लड़ाई झगड़े, परस्पर द्वंद्व है वो सामने आएंगे और इससे जो जीव है वो आपस में मरते चले जाएंगे और कुछ जो है बच जाएंगे। तो इस तरह से जीवों की संख्या क्या होती है, वृद्धि में नियंत्रित रहती है। कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। तो कुछ वैज्ञानिक जो है इसी दिशा में क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही थे या कहीं से डाल दिए गए हैं, या जो प्रकृति में जो जीव बच गए उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो गए हैं। तो अब जो है अनेक प्रकार के जो सवालें हैं वो जो है वैज्ञानिकों के दिमागों में आ रहे थे। वो जो है सोच रहे थे कि क्या जो प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, वो जो है उत्पन्न कैसे होते हैं, और ये जो जीव हैं वो पहले से ही पृथ्वी में मौजूद थे या नहीं थे। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो जीव बचे हुए हैं उनमें कुछ बदलाव होगा या वो जो है विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी जीव हो गया, जैसे हम बिल्ली ले लेते हैं। तो ये जो बिल्ली है वो क्या पृथ्वी पर पहले भी उपस्थित था, और क्या ये जो है वर्तमान रूप से, मतलब पृथ्वी पर इनको जो है डाल दिया गया था कहीं से, या इनकी जो बिल्लियों की जो जीव है, मतलब उनकी जो प्रकृति है वो जो है
बच सकती है या बदलाव आ सकता है या फिर ये जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के सवाल जो है वैज्ञानिकों के मन में आ रहे थे। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कोशिकाएं पूर्ववत कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो पहले से मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनसे क्या होती है, उत्पन्न होती है, और उन्हीं कोशिकाओं से जो बहुकोशिकीय जो जीव हैं बहुत वो जो है उनका निर्माण होता है। उसी समय कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। आइए हम डार्विन के सिद्धांत का व अनुभव को समझते हैं। तो ये जो पार्ट है वो बहुत ही आईएमपी पार्ट है, इसको आपकी परीक्षाओं में हर वर्ष जो है पूछा जाता है। तो अब आने वाला जो पार्ट है उसको आप जो है अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है कि बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। तो एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल, तो इसी के बारे में है जो पाठ है। चलिए पढ़ते हैं। तो बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि संबंध में रुचि रखते थे और आसपास इनके विषय की जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। तो जो डार्विन थे, ये है डार्विन। तो ये जो डार्विन थे क्या करते थे कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती थी और उनके अंदर जितने भी प्राणी होते थे, आवास है, उनका व्यवहार है, इन सभी चीज़ों के संबंध में वो जो है बहुत ही क्या रखते थे, रुचि रखते थे, जिज्ञासा रखते थे। और जितने भी आसपास जितने भी चीज़ें हो रही है उसके साथ प्राकृतिक चीज़ें, उनकी जानकारी जुटाने में दे रहते थे। कौन? बीगल। तो उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किया उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। अब इन्होंने क्या किया कि एक यात्रा की और उस यात्रा में जितना भी अनुभव किया और जितना भी उसने अध्ययन किया तो उसको जो है एक समाज के सामने इन्होंने रखा और जिससे जो है बहुत अधिक मात्रा में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी के बारे में है जो बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये था बीगल यात्रा, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं हम जो है अपने पुस्तक से। तो सन 1831 में, कितना, 1831 में डार्विन को जो है इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। अब इनको जो है कहाँ से, इंग्लैंड से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक जो है डार्विन को सैर करने का जो है मौका मिलता है पृथ्वी के अनेक महाद्वीपों की। अब क्या होता है, इनको मौका मिल जाता है। अब ये जो है मौका मिलता है तो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। चलो भैया हम जो है चलते हैं ऐसा करके। अब क्या है कि डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में, अब क्या होता है, जहाज़ का क्या होता है, कप्तान होता है। तो इसी को जो है डार्विन को कप्तान के रूप में, उसके साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज़ में अन्वेषी यात्रा करनी पड़ी। यानी कि अन्वेषी यात्रा मतलब खोजी यात्रा। वो किसके लिए निकला था कि खोज करने के लिए निकला था, अनेक प्रकार के जीवों का, उनकी जो प्रजातियां हैं उनकी खोज करने के लिए निकला था। तो इसी यात्रा को अन्वेषी यात्रा यहाँ पर कहा गया था। और उसका जो बीगल जो नामक जहाज़ था इसी को बोला गया है। तो बीगल जो है नामक जहाज़ में वो जो है यात्रा किया था। अब क्या है कि यात्रा करनी थी और जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। अब इस यात्रा में उसको क्या करना होता था कि जो भी जगह वो जो है यात्रा कर रहा है उसका क्या बनाना पड़ता था, उसको नक्शा बनाना पड़ता था। पहला हो गया नक्शा। दूसरा उसको क्या करना पड़ता था कि उस इलाके में जितना भी खनिज संपदा है, जितना भी खनिज संसाधन है उसको क्या करना पड़ता था, पता लगाना पड़ता था, अध्ययन करना पड़ता था। साथ ही साथ जैव विविधताओं का भी उसको अध्ययन करना पड़ता था। यानी कि उस इलाके में कितने प्रकार के कौन कौन से और कितनी मात्रा में जीव जो है पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों का उसको अध्ययन करना पड़ता था इस यात्रा के दौरान में। और इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, उसका अध्ययन किया इस यात्रा के दौरान में। जहाज़ में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। अब जो जहाज़ होता है बहुत बड़ा होता है तो उसमें रहने की तो व्यवस्था थी, साथ ही अध्ययन करने की ही व्यवस्था थी एक, और उसके अलावा क्या था, एक पुस्तकालय भी था, ग्रंथालय था। अब जो बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म होता है। बीगल जो है जहाज़ का नाम है जो कि 27 दिसंबर से जो है शुरू होता है और
27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर के 2 अक्टूबर 1836 को ये जो है समाप्त होता है इसकी जो यात्रा थी डार्विन की। अब आता है डार्विन का अवलोकन। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन, तो इन्होंने क्या किया, देखा क्या का, जो इन्होंने अपना नोट किया, तो इसी के बारे में यहाँ पर पाया गया है। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं, जिनसे उन्हें जीवों के विकास के सिद्धांत प्रतिपादन करने में मदद मिली। अब इन्होंने क्या किया, यात्रा किया। अब ये जो है यात्रा करने में बहुत इसको अच्छा लगता था और जो है जीवों को जानने में, उनकी अध्ययन करने में बहुत रुचि रखते थे। अब ये जो है जीवों के विकास के सिद्धांत को इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से जीवों का विकास होता है और उनका जो जीवन है किस प्रकार से बीतता है। सफ़र के जो दौरान डार्विन समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उनमें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। अब जैसे जैसे वो जाते थे तो जो है समुद्रों के पानी का क्या लेते थे, नमूना लेते थे और उसको अध्ययन करते थे, उसको देखते थे, तो क्या पाते थे कि ये जो पानी है उसमें अनेक प्रकार के क्या थे, जीव थे। कई प्रकार के वो जो है जीव उनमें पाते थे और जो एकदम आश्चर्य में चकित रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। कौन? डार्विन। कहने का मतलब ये है कि वो जो है समुद्र हो गया, उसका थोड़ा सा पानी जो है टेस्ट करने के लिए लेते थे, जांच करने के लिए लेते थे और उसका अच्छी तरह से क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और उनमें क्या पाते थे कि कई प्रकार के जो जीव हैं वो उनमें उपस्थित हैं, किसमें? पानी के नमूने में, यानी कि पानी में, और वो जो बहुत चकित रह जाते थे। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। मतलब कोई ऐसा जीव है जो दूसरे को खा रहा है और इस दूसरे को कोई तीसरा, तो इस प्रकार से एक क्या बनती है, खाद्य श्रृंखला जो है बनती है। तो ये खाद्य श्रृंखला उसको जो नज़र आती है इस पानी के नमूने में, समुद्र के पानी के नमूने में। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया। तो इसी प्रकार से उसको क्या दिखाई देता है कि जो दक्षिण अमेरिका का जो जंगल है वहाँ और पहाड़ हैं, उनमें जो है तरह तरह के जीव और उनके बीच जो है क्या, तरह तरह की जो परिस्पर्धा है वो भी दिखाई देती है। और उनके मन में आ रहा था कि हर तरफ क्या है, संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। तो इस प्रकार से एक जीव दूसरे को खा रहा है, दूसरा जीव इसको खा रहा है, इसको फिर कोई दूसरा खा रहा है। तो इस प्रकार से एक जो है श्रृंखला का निर्माण होता था, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता था। अब डार्विन क्या सोचता है कि ये तो पूरा क्या है, गड़बड़ है, और उसके मन में क्या विचार आता था कि हर तरफ क्या है, संघर्ष है और मरो या मारो, कोई तुम जो है दूसरों को मारो या खुद ही मर जाओ, और जो बच गया वही क्या है, बच सकता है, जो बच गया वही हीरो है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही क्या है, जो बच सकता है। मतलब जो भी हम भौगोलिक ज़रूरतों के हिसाब से यदि ढल गए तो हम बच सकते हैं। यदि आप जो है बहुत ही ठंडे स्थानों में जो है निवास करते हैं और यदि आपको गर्म स्थानों में ले जा कर के 1 महीने के लिए रख दिया जाए, तो आपको कुछ जो दिन है वो काटने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। यदि आप जो है बहुत ही गर्मी वाले स्थानों में रहते हैं, यदि आप वो एकदम ठंडे वाले स्थानों में ला दिया जाए तो आपको भी मुश्किल हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, भौगोलिक जो जो ज़रूरत है उसके अनुरूप हमको ढलना पड़ता है। अब आता है क्या, सेकंड नंबर, कि जो उष्णकटिबंधीय जो जंगल हैं उनमें विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। जितने भी उष्णकटिबंधीय जो जंगल होते थे और उनमें पाए जाने वाले विविध प्रकार के जितने भी प्राणी हैं, उनका आवास है, उनका जो रहन सहन है, उसका अवलोकन डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान किया था। और एक प्रकार से यहाँ पर चित्र दिया गया है, क्या दिया गया है, डार्विन द्वारा संग्रहित विशालकाय रिछ का जीवाश्म। तो ये जो है डार्विन ने संग्रहित किया था और ये जो है रिछ का जीवाश्म है। तीसरे नंबर पर आते हैं, दक्षिण अमेरिका पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीव के जीवाश्म मिले हैं। अब ये कहाँ चले गए, दक्षिण अमेरिका चले गए, तो वहाँ के पहाड़ों पर उन्होंने क्या देखा कि इनको जो है समुद्री जीवों के जीवाश्म है, जो है इनकी पहाड़ों पर जो है उनके जो जीवाश्म हैं डार्विन को। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। अब ये जो है यात्रा कर रहे थे, तो उसी यात्रा के दौरान इनको क्या होता है, भूकंप का अनुभव होता है। अब जैसे ही भूकंप आता है तो जितने भी समुद्र का जो पानी था वो जो है 3 मीटर तक क्या हो गया, ऊंचा हो गया।
तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भी भूकंप का अनुभव कर लिया था। और इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ जो है महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से क्या हो रहा है, बदलाव हो सकता है। जैसे जैसे समय जो है आगे बढ़ता रहेगा, साथ ही साथ महाद्वीप जितने भी महासागर हैं उनमें बदलाव जो है स्वाभाविक है, ऐसा करके इनको आया था अपने इस यात्रा के दौरान। रेतीले समुद्र किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाया कि निरंतर चलने वाली प्रतिक्रियाओं से जो है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकते हैं। लगातार जो है हमारी पृथ्वी पर जो है क्या चल रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, और इससे जो है हम पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के परिवर्तन पाते हैं। आपने जो है कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ा था, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बल है वो पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर ये जो है चलते रहता है। तो इसी से जो है पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है आ जाते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, और जो भूकंप है, ज्वालामुखी है। तो ये सभी चीज़ों के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को जो है डार्विन ने ही बताया था, डार्विन ने ही मतलब इसी को बताया था। विशाल का विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्म में उसे पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी है। अब इनको जो है पुराने जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, बड़े बड़े जो स्तनधारी जो जीव हैं, उनके जीवाश्मों से क्या पता चलता है कि जब ये जो है पूरे पूर्व में पाए जाने वाले, पहले पाए जाने वाले और अभी पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें क्या है, भिन्नता है, और कुछ कुछ क्या है, समानताएं भी हैं। जैसे कि पहले जो कोई भी मान लो जीव हो, ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का जीव है, इनमें कुछ कुछ जो जीव थे उनमें क्या थी, समानताएं थी, और कुछ कुछ क्या थी, भिन्नता थी। जीव एक ही थे लेकिन उनमें ये जो है पूर्वत का था और ये जो है बाद का था, लेकिन इनमें क्या था, कुछ कुछ भिन्नताएं भी थी और कुछ कुछ समानताएं भी थी। तो इनको क्या पता चलता है कि अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जब जो है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ जो है जीव भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये बताया था डार्विन ने। तो ये था डार्विन का अवलोकन, और यहीं पर हम जो है अपना पार्ट 1 इसी पर जो है समाप्त करते हैं, और आपको जो है पार्ट 2 देखना है इसके आगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।